जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज नंबर सिस्टम का तीसरा दिन है। जो 45 डेज का हमने फतह बैच स्टार्ट किया उसका आज तीसरा दिन है और नंबर सिस्टम आज लास्ट है। आज हम लोग नंबर सिस्टम का सारा टॉपिक पढ़ के सारे क्वेश्चन हल करके नंबर सिस्टम हम लोग समाप्त कर देंगे। फिर डे 4 में हम लोग घुसेंगे। ठीक है, तो डे 3 नंबर सिस्टम द एंड, इस पे हम लोग हैं। तो नंबर सिस्टम में कई टॉपिक बचे हैं। विभाज्यता का नियम, आइए हम लोग को स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है शून्यों की संख्या निकालना और विभाज्यता के नियम के बाद शेषफल प्रमेय में थोड़ा सा है, बस इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नंबर सिस्टम हमारा समाप्त हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस रहेगा, बाकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं आपको कम्युनिटी पे डाल दूँगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, ये चाहे यूपी टेट 2026 का चाहे प्राइमरी लेवल हो चाहे जूनियर लेवल, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विभाज्यता का नियम ही इसका नाम है। यानी विभाज्यता मतलब भाग देना, विभाज्य मतलब भाग देना, भाग देना कि शेषफल शून्य हो जाए या पूरी तरह से कट जाए। विभाज्य का मतलब पूरी तरह से कट जाए, शेषफल शून्य आ जाए। तो यदि हम 4 में 2 से भाग देते हैं तो सीधे सीधे शेषफल क्या होगा? सीधे सीधे 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, शेषफल शून्य हो गया सीधे सीधे। तो चलिए, छोटी संख्या थी तो तुरंत हमको पता चल गया कि 4 में 2 से भाग देंगे तो शेषफल शून्य आ गया। ठीक, लेकिन अब यही संख्या थोड़ा सा और बड़ा किया जाए, 24 कर दिया जाए तो फिर 2 1 2 0, फिर 4 उतारेंगे, फिर 2 दूनी 4, 0, शेषफल शून्य। ठीक, तो अब ये भी छोटी है थोड़ी सी लेकिन बड़ी है। लेकिन अब इससे भी बड़ी यदि हो, ठीक, इससे भी बड़ी संख्या आ जाए, अब जैसे ये आ जाए 1 2 8 9 6 2, अब ये बाई 2 है। अब इसको भाग देंगे तो समय लगेगा। तो विभाज्यता का नियम ये बताता है कि संख्या को बिना भाग दिए ही हम पता कर लें कि वह संख्या पूरी तरह विभाजित होगी कि नहीं होगी, पूरी तरह कट जाएगी कि नहीं कटेगी, बिना भाग दिए। यहाँ पे तो हम लोग भाग दे के पता कर रहे हैं कि शेषफल शून्य आ रहा है, कट जा रहा है पूरी तरह से। लेकिन विभाज्यता का नियम इसीलिए बनाया ही गया कि संख्या को बिना भाग दिए ही हम पता कर लें कि वो संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी या पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होती। इसीलिए रूल बनाया गया। 2 से विभाज्यता मतलब 2 से कब पता चलेगा कि संख्या विभाज्य होगी कि नहीं होगी, 3 से पता कब चलेगा विभाज्य होगी कि नहीं, ऐसा कौन सा रूल है? क्या हम लोग लगाएं कि पता चल जाए कि यह संख्या 3 से विभाज्य होगी, यह संख्या 2 से विभाज्य होगी पूर्णतः। ठीक है, एक तो ये हुआ कि इस कारण से हम लोग विभाज्यता का नियम बना। दूसरा कि यदि जब आप भाग देंगे तो कुछ संख्याओं में शेषफल बचता है, तो शेषफल को भी ज्ञात करने के लिए हम लोग विभाज्यता का नियम का प्रयोग करते हैं। तो 2 कारण से विभाज्यता का नियम यूज होता है। एक तो शेषफल ज्ञात करने के लिए, दूसरा संख्या पूरी तरह से कट रही है, पूरी तरह से विभाज्य हो रही है कि नहीं हो रही है, ये पता करने के लिए। बस यही विभाज्यता का नियम है। तो कुल टोटल सबसे पहले कौन सी संख्या? 1। अब 1 से दुनिया की कोई भी संख्या हो पूर्णतः विभाजित होगी। चाहे 1 करोड़ 1 में 1 से भाग दें तब भी पूर्णतः विभाजित होगा, चाहे 4 में 1 से भाग दें तब भी पूर्णतः विभाजित होगा, यानी शेषफल शून्य होगा। तो 1 तो आप जान ही रहे हैं। अब 2 से संख्याएं कब कटेगी? कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी ये कैसे हमको पता चलेगा? कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी ये हमको कैसे पता चलेगा? तो देखिए, मैंने वही बोर्ड पे लिखा है 2 4 8, इन सब का मैंने लिखा है 3। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। इतना चीज़ आपको समझ में आई होगी जो मैंने भी बताया। तो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उस संख्या के इकाई अंक में
जीरो हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या डॉट 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 का मतलब 10 12, यानी कि संख्या के इकाई अंक पर 2 का मल्टीपल हो, 2 का गुणज हो। मतलब जैसे ये संख्या है, इसका इकाई अंक कौन है, ये 2 है, तो ये 2 क्या है, 2 का मल्टीपल है, गुणज है। इसी 2 को अगर हम लोग 4 कर दें, ठीक, तब भी ये क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, क्योंकि 4 क्या है, 2 का मल्टीपल है। समझ में आ रही बात? तो 2 का मल्टीपल यदि है संख्या के इकाई अंक पर, तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी, यानी शेषफल 0 होगा। ठीक, तो इकाई अंक पर केवल ध्यान देना है। कोई भी संख्या 2 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके इकाई अंक को 2 से भाग देकर हम लोग चेक कर लेंगे क्या वो इकाई अंक कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यदि पूर्णतः कट जा रहा है तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी, नहीं कट रहा है तो जो शेषफल आएगा वही शेषफल, पूरी संख्या में भी भाग देने से वही शेषफल आएगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल में 8 7 6 3 2 9 7 8 इतनी बड़ी संख्या है। ठीक, अब ये संख्या जो है, ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, तो इसके किसको अंक को देखेंगे, 8 को, इकाई अंक को। तो इकाई अंक 8 है, तो 8 जो है 2 से विभाज्य होगा, पूर्णतः कर 2 चौको 8, शेषफल 0, तो यानी कि यह पूर्णतः विभाज्य होगी और शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए आगे देखिए, अब 6 5 4 3 2 5 में 2 से भाग देने पर, अब इसमें देखिए, इसमें इकाई अंक क्या है, 5 है, तो 5 में जब 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 5 में 4 1, शेषफल 1 आ रहा है। यानी कि ये जो है, ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी, बल्कि इस संख्या को जब 2 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम इस पूरी संख्या को 2 से भाग दे कर चेक करें, तब भी लास्ट में शेषफल 1 ही आएगा। और डायरेक्ट हम लोग इकाई अंक को 2 से भाग देकर चेक कर लेंगे कि शेषफल कितना आएगा। अगर कट जा रहा है तो शेषफल 0, और जो बच रहा है वो शेषफल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 का। अब 4 का, 4 में और 2 में बस थोड़ा सा अंतर है। 4 में संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या को देखना है, इसमें इकाई अंक को देखना था, इसमें इकाई और दहाई दोनों को देखना है। इकाई और दहाई से जो बड़ी संख्या है उसको देखना है। जैसे 4 से पूर्णतः विभाजित यदि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। 4 से इस दुनिया की कोई भी संख्या विभाजित होगी कब, जब संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, बस। ठीक है, तो अंतिम 2 अंकों को देखना है। यदि 4 वाली चेक करना है, 4 से विभाज्य है कि नहीं, कि अंतिम 2 अंकों को, तो ये संख्या है, इसमें अंतिम 2 अंक को देख लीजिए। 98 क्या कट रहा है 4 से, नहीं कट रहा है। तो जब 98 को आप 4 से भाग देंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, 98 को 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 1, 18, 4 चौको 16, 2, शेषफल 2, रिमाइंडर 2, यानी कि ये नहीं कट रहा है। तो ये संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, बल्कि शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा। तो यानी कि शेषफल 2 आएगा। ठीक है, तो ये जो संख्या है, इसके लास्ट के जो 2 अंक हैं उससे बनी जो संख्या है, उस संख्या को 4 से भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वही असली शेषफल है। अगर इसी संख्या को हम लोग 4 से पूरा तरह भाग दें, 4 से पूरी भाग दें, तब भी शेषफल 2 ही आएगा, या केवल इकाई और दहाई के अंक जो बनी संख्या इस पे भाग, तब भी शेषफल 2 ही आएगा। रिमाइंडर, आर से रिमाइंडर मतलब शेषफल होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये संख्या है, इसमें देखिए 2 अंक क्या है, 16 है, 16 4 से तो आगे मान 0, 16 4 से विभाजित होगा तो आर बराबर 0, रिमाइंडर बराबर 0, शेषफल बराबर 0। तो ये हो गया 2 से। 4 से, 8 से देख लीजिए, 8 से भी पूर्णतः संख्या विभाजित होगी यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, 3 अंकों। तो ये देखिए, ये 328 में जब 8 से भाग देंगे तो शेषफल 0। देखिए 8 चौको 32, 8 1 8 कट जा रहा है, शेषफल 0। अब इस पूरी संख्या को यदि 8 से भाग देंगे ना, तब भी शेषफल 0 आएगा।
हम लोग विभाज्यता का नियम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि पूरा भाग ना देना पड़े, डायरेक्ट हम लोग निकाल लें कि कटेगी कि नहीं कटेगी। इसीलिए अंतिम 3 अंकों को देखा जाएगा 8 के विभाज्यता के नियम में। इसमें देखिए 861 है, इसको भाग दीजिए, 8 का नाम 8 और 8 6 का 8 7 56, 56 5 तो 5 शेष बच रहा है, यानी कि इस संख्या को जब 8 से भाग देंगे तो शेषफल 5 आएगा। ठीक है, तो 2 से 4 से 8 से 2 4 8 आप समझ में। अब 2 4 8 जब 2 पे, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, 2 से जब विभाजित हो रहा है यहाँ पे, तो अंतिम अंक एक अंक अंतिम। जब 2 मतलब 2 की पावर 2 तो 2 अंक, 2 की पावर 3 तो 3 अंक, पावर 4 अंक, यानी कि 2 से तो 1 अंक देखना है, अंतिम 1 अंक, 4 से तो अंतिम 2 अंक, 8 से तो अंतिम 3 अंक और 16 से तो अंतिम 4 अंक। यदि 16 से कोई भी संख्या 16 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या का अंतिम 4 अंक से बनी संख्या 16 से विभाज्य हो। ठीक है, तो अच्छा, इस 0 से भी पता चल रहा है कि यदि अंत में 0 है तब भी 2 से विभाज्य होगी। 2 0 है तो 4 से होगी, 3 0 है तो 8 से होगी और 4 0 है तो 16 से होगी। इससे 2 चीज़ क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप समझिएगा। ठीक, तो अंतिम अंक पे ही ध्यान देना है। 2 वाले में, 4 वाले में अंतिम 2 अंक पे ध्यान देना, 8 वाले में अंतिम 3 अंक पे ध्यान देना, 16 वाले में अंतिम 4 अंक पे ध्यान देना, यही है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 3 वाला देखते हैं। और इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको मैं मिटाता हूँ। संख्या 3 का देखा जाता है, 3 की क्या स्थिति है। चलिए 3 का देखिए, इसमें मैंने क्या लिखा है। 3 से विभाजित यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, मतलब संख्या ये देखिए, संख्या मैंने बनाया ना, ये संख्या है 876321। तो 3 का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या 3 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो। ठीक, देखिए ये संख्या है, तो अब इस संख्या के अंकों का योगफल, अंक क्या है, ए है, ये सब है, तो जोड़ दीजिए इन सबको। तो वही मैंने जोड़ा है, 8 7 6 3 2 1 6 3 2 1 27 आया। अब 27 को चेक करना है कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 3 9 27, यानी कि आर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से दूसरा उदाहरण लेते हैं, 866 321, इसको भी जोड़िए। तो जोड़िए, 8 + 6 + 3 + 2 + 1 26, 26 भागे 3, 3 बटे 24। अब देखिए 26 है ना, तो 26 में 3 से भाग देंगे तो 3 बटे 24, 2 शेषफल आ गया, तो यहाँ r बराबर 2 आ गया। तो यानी कि ये जो है, ये संख्या जो है नहीं कटेगी, 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी, बल्कि शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यदि शेषफल 2 आ रहा है या 1 आ रहा है या 3 आ रहा है या 4 आ रहा है, जो भी आ रहा है, यदि शेषफल कुछ आ रहा है 0 को छोड़कर, तो एक चीज़ और आपसे इसमें क्लियर हो जाएगी कि यदि शेषफल यहाँ पे 2 है, देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो इसका मतलब है कि या तो 2 इसमें से घटा दीजिए, इस संख्या में से, इस संख्या में से जब 2 घटा देंगे तो जो आएगी संख्या वो 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो वही नहीं मैंने आपको बताया था कि क्या जोड़ा जाए कि संख्या विभाज्य हो जाए, क्या घटाया जाए कि संख्या विभाज्य हो जाए। तो घटाना क्या था, जो शेषफल आता है उसको घटाया जाता है। जोड़ना क्या है, जिससे भाग दे रहे हैं, जो शेषफल आ रहा है उन दोनों को घटा के जो रिजल्ट आता है उसको जोड़ दिया जाता है इस संख्या मेन में जिसमें भाग दिया जाता है। जैसे देखिए ये है ना, 2 शेषफल आया ना, तो 3 बटे 24 2 शेषफल आया, तो 2 को क्या करेंगे, यदि 26 को पूरी तरह विभाज्य करना है 3 से, 2 इसमें से घटा देंगे, 24 आ जाएगा, 3 बटे 24 हो जाएगा। ठीक, और इसको कैसे विभाजित कर सकते हैं, इस 3 में से इस 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 इसमें जोड़ सकते हैं, तो 26 और 1 में जोड़ दें 27, तो 3 9 27, 3 से वो कट जाएगा। तो या तो 1 जोड़ दीजिए या तो 2 घटा दीजिए, तो वही कंडीशन यहाँ है, सेम कंडीशन है, 26 भागे 3 वही है।
तो इस संख्या में या तो 1 जोड़ देंगे तब ये 3 से विभाज्य हो जाएगी, या इसमें से 2 घटा देंगे तब ये 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो क्या जोड़ना है क्या घटाना है ये भी शेषफल से ही क्लियर हो जाता है। हालांकि मैं पीछे के क्लास में डे 2 में बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये 3 से हो गया। अच्छा, 3 में और है एक, चाहे या तो ऐसे सभी संख्याओं का योग करके आप उसको 3 से भाग करके चेक करिए, एक ये नियम है। दूसरा ये है कि हर अंक को अलग से भाग देकर चेक कर लीजिए कि क्या वो 3 का गुणज है, 3 के मल्टीपल हैं। गुणज मतलब 3 दूनी 6, 3 का पहाड़ा समझ लीजिए, जो पहाड़े में आए वो 3 का गुणज है। तो अब इसमें चेक करिए, देखिए जैसे 3 और 2, 3 2 क्या है, 3 2 5 और 7 12। तो ये और ये तीनों जो है 3 2 5 7 12, 12 3 से कट जाएगा, तो इन सब ये सब एलिमिनेट हो गया। ठीक, बचा 8 और 1 9। 9 भी जो है क्या होगा, 9/3, 3 के 9, ये भी कट जाए, यानी कि r बराबर 0। ठीक है, तो इसी तरह इसको चेक करिए, 8 1 9, 8 1 9। अब देखिए इसमें भी देखिए 8 1 9, तो 9 जब भाग देंगे 3 से, 3 3 के 9। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब ये 3 2 5 हो गया, 5 को 3 से भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा। 5 को 3 से भाग देंगे, 3 शेषफल 2 आ रहा है ना, शेषफल 2 आएगा। तो यानी कि संख्या के अंकों को आपस में योग करके भी हम 3 के मल्टीपल में चेक कर सकते हैं डायरेक्ट यहीं से कि ये पूर्णतः विभाजित होगी क्या। 2 नियम हो गए ना। एक तो नियम ये हो गया कि सभी अंकों को जो आप इसमें जोड़ दीजिए, फिर 3 से भाग करके चेक कर लीजिए कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि एक एक अंक को उठाइए। 8 को मैंने उठाया, चलिए 8 और 1 को ले लिया एक साथ, 9 हो गया। 9 को भाग के देख कर चेक कर लीजिए। ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये 3 का रूल हो गया। सेम रूल 9 का भी है, जो 3 का है वही 9 है। बस अंतर ये है कि 9 में 9 से भाग देना रहता है। संख्या को योग, देखिए ये मैंने उदाहरण लिया है, अब इसको जोड़ दिया। अगर ये 9 से कट जा रहा है तो संख्या देखिए नहीं कट रहा है। 50 भागे 9 r बराबर 5, नहीं कट रहा है। ये दूसरा उदाहरण लिया, इसमें देखिए 63 भागे 9 r बराबर 0, ये कट जा रहा है, r बराबर 0। तो 9 और 3 इन दोनों का रूल एक ही है। संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, 9 का मल्टीपल यहाँ चेक कर लीजिए। 9 में 9 का मल्टीपल मतलब 9 के पहाड़े में इनमें से कौन कौन सा अंक आ रहा है, चाहे सिंगल अंक, चाहे 2 अंकों 3 अंकों को जोड़कर। तो 7 1 8, 2 10, 5 15, 4 19, 1 20, ऐसे करके। जैसे अब यहाँ पे 9 है तो 9 9 ख़त्म हो गया। ठीक, 6 है, 2 है, 8 और 8 1 9, ये भी ख़त्म हो गया। ऐसे आप चेक करते जाएंगे तो r बराबर 5 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें चेक कर लीजिए। ये 9 ख़त्म, ये भी 9 ख़त्म, ये भी 9 ख़त्म। भाई 9 से 9 ख़त्म हो जाएगा। 6 6 12, 3 15, 5 20, 8 28, 28 1 29, 7 36, 9 चौको 36, ख़त्म, r बराबर 0। ठीक, तो ये हो गया 3 और 9 से। तो 2 और 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। ठीक, 3 हो गया, 9 हो गया। अब हम किसको देख लेते हैं, 5 को भी देख लेते हैं। 5 से क्या स्थिति है, 3 और 9 का समझ में आया ना। 3 और कुछ नहीं है, 3 में सीधे सीधे संख्याओं के अंकों को जोड़ के 3 से भाग दीजिए। 9 में भी वही दशा है। ठीक, 5 का देखिए, तो 5 में कुछ नहीं है। 5 से विभाजित होगी यदि संख्या का अंतिम या इकाई अंक 0 या 5 हो। देखिए इसमें, देखिए इकाई अंक क्या है, 5 है, तो ये 5 से विभाज्य होगी। इसका इकाई अंक 6 है तो 5 से विभाज्य नहीं होगी क्योंकि 0 या 5 हो इकाई अंक। तो इसमें शेषफल
1 आ जाएगा। 6 में 5 से भाग देंगे, शेषफल 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या 5 से विभाज्य। अच्छा, 5 से विभाज्यता का नियम तो ये है, तो 10 से क्या होगा? 10 से विभाज्यता का नियम 10 से लिख लीजिए, ये मैं लिखवाया नहीं हूँ, लिख लीजिए इसको आप। 10 से विभाज्यता के नियम में क्या होगा कि अंतिम अंक, 10 से विभाज्यता के नियम में संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक क्या हो? 0 हो। कोई भी संख्या 10 से तभी विभाज्य होगी जब संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक 0 हो। तो 100 ले लीजिए। अब 100 से कब? संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो। 1000 से ले लीजिए, संख्या का 3 अंक 3 0 हो, अंत में 3 0 हो। 100 से तभी विभाज्य होगी जब अंत में 2 0 होगा। 10 से तभी विभाज्य होगा अंत में 1 0 होगा। ठीक, तो 5, 10, 100, 1000, 5 से विभाज्य तभी होगी जब अंत में 0 हो या 5 हो। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा विभाज्यता के नियम? एक तो हम लोगों ने 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 6 भी नहीं पढ़ा, 7 भी नहीं पढ़ा, 8 पढ़ लिया, 9 पढ़ लिया, 10 पढ़ लिया। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, इतना। ठीक, अब कौन कौन सा बचा है? 6, 7, 11, 13, ये सब बचा है। 6, 7, 11, 13। तो अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 6, 7, 11 और 13 को भी देखते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम, ठीक है, 7वां नंबर है 6 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 6 से तभी विभाज्य होगी जब वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। यानी जो अभी हम लोगों ने 2 का विभाज्यता का नियम और 3 का विभाज्यता का नियम पढ़ा, इन दोनों से यदि संख्या विभाज्य हो रही है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक, तो इन दोनों शर्तों को लागू करेंगे उस संख्या पे, चेक करेंगे कि 2 से हो रही है और 3 से हो रही है। यदि दोनों से हो रही है तो 6 से भी होगी। तो आइए देखते हैं। 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य हो, ये संख्या मैंने लिया। ठीक, अब 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई के स्थान पे जो संख्या है वो 2 से विभाज्य होनी चाहिए। तो इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है? 4 है। 4 2 से विभाज्य है, 2 दूनी 4। ठीक, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी अंकों का, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो जोड़ लीजिए सभी अंकों को। 9 8 17, 17 6 23, 23 3 26, 26 2 28, 28 4 32, 32 7 39, 39 1 40 2 42, 42 2 44, 44 4 48, 48 भागे 3, 48 भागे 3 कितना आया? 3 3 3 6 16 कट जा रहा है, 3 से भी विभाज्य हो रहा है। अंकों का योग 3 से विभाज्य हो रहा है, यानी कि यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक, तो 2 से विभाज्य भी होगी, 3 से भी विभाज्य होगी, इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक, अच्छा एक चीज़ बताइए कि अगर कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, शेषफल 0 आ रहा है, ठीक, और 3 से भी वो संख्या विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि 6 से भी विभाज्य होगी। तो कोई भी संख्या यदि 6 से विभाज्य हो रही है, कोई भी संख्या 6 से, तो 100% है कि शेषफल 0 आएगा। लेकिन यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य नहीं हो रही है तो अधिकतम शेषफल कितना आ सकता है? 5 आ सकता है मैक्सिमम। 0 से 5 के बीच में शेषफल वेरीफाई करेगा 0 से 5 के बीच में। 6 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो इसी प्रकार से जब 2 से देंगे तो मैक्सिमम शेषफल कितना आ सकता है? 1। 3 से देंगे तो मैक्सिमम शेषफल 2। ठीक, तो ये दिमाग में रखिए। अभी इसके आगे मैं इसको कनेक्ट करूँगा। अच्छा, अगली देखिए 8 6 3 7 1 8 2 6 1, ये विभाजित हो रही है कि नहीं? अब ये 1 जो इकाई के स्थान पे है, ये 2 से विभाजित नहीं होगा, तो 2 से नहीं हो रहा है। अंकों का देख लीजिए, अंकों का योग जो 3 वाला विभाज्यता का नियम कहता है। 8 6 14, 14 3 17, 17 7 24 1 25, 25 2 27, 27 8 35, 35 6 41 1 42, 42 भागे 3 14 42, यानी 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य हो रही है लेकिन 2 से नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। अब इसमें शेषफल कितना होगा? अब जब 6 से विभाज्य नहीं हो रही है तो शेषफल कितना हो सकता है? चूँकि 6 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो मैक्सिमम शेषफल 5 आ सकता है।
3 से विभाज्य नहीं, 3 से विभाज्य है लेकिन 2 से नहीं है, तो 2 से नहीं यानी कि मैक्सिमम शेषफल 1 आ सकता है ये। ठीक है, तो इसको भाग दे के आप चेक करिएगा कि इसका मैक्सिमम शेषफल कितना आ रहा है, मतलब शेषफल कितना आ रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको बताता भी हूँ, लेकिन पहले 7 से विभाज्यता का नियम देख लिया जाए। इसमें लिखा है 7 से विभाज्यता में कि संख्या के अंतिम अंक को दुगुना कर, अंतिम अंक संख्या मान लीजिए संख्या ये है, इसका अंतिम अंक है, तो दुगुना कर। चलिए दुगुना कर दीजिए, 9 गुणे 2 हो गया, दुगुना हो गया। बचे अंकों की संख्या से घटाने पर, तो बचा अंक ये है इतना, तो इतना से घटा दीजिए, 1 2 3 4 5 माइनस कर दीजिए। घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य होनी चाहिए। तो प्राप्त संख्या क्या हो गई, चलिए 9 दूनी 18, 15 में से 8 जा 7, यहाँ बच गया 3 में से 1 जा 2, यहाँ 3 2 यहाँ 1। ठीक है, इसको जो अभी बताया ना, ये रूल को, इस रूल को बार बार लगाना है। अब इकाई के स्थान पे 7 आया, तो 7 आया तो फिर वही लगा दीजिए कि 1 2 3 2 माइनस 14। अरे भाई 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो ठीक है 14 घटाइए, 12 में से 4 जा 8, यहाँ बच गया 2 में से 1 जा 1, यहाँ 1218 हो गया। अब 1218 में क्या बचा, ये 1218 में ये 8 इकाई के स्थान पे है, तो 121 माइनस 16, 8 दूनी 16, 21 में से 16 जाए 5, 16 5 21, यानी कि 105, यही ना 105। ठीक, अब ये 5 को कर दीजिए, 10 माइनस 10 यानी 0, 10 माइनस 10 यानी 0। तो या तो अब यहाँ पे देखिए 7 से विभाज्य, प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य होनी चाहिए, तो 0 अगर आ गया तब भी ये 7 से विभाज्य होगा। भाई 0 आ गया, 0 7 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो यानी कि यह संख्या जो है 7 से विभाज्य है। ये इसको चेक कर लीजिए। चलिए 1 2 3 4 5 माइनस 12 कर देंगे, 6 दूनी 12, तो 5 में से 2 जा 3, 4 में से 1 जा 3, ये भी 3, ये 2 और 1, इसको घटा दीजिए, 1233 माइनस 6, तो 13 में से 6 जाए 7, 7 6 13, यहाँ 2 हो गया, ये भी 2, ये 1। अब 122 माइनस 14, ये 7 है, 7 दूनी 14, 22 में से 14 जा 14 7 21 यानी 8, ठीक 108। अब 108 है ना, तो इसको 8 को क्या करिए माइनस 16 कर दीजिए, 16 में से 10 जा माइनस 6, माइनस 6 आया। ठीक, तो अच्छा माइनस दे के घबराना नहीं है, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, जो संख्या है उसी को आप 7 से भाग दे के चेक करेंगे। तो यानी 6 को ही हम भाग देकर चेक करेंगे क्या 7 से विभाज्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यानी यह संख्या जो है 7 से विभाज्य नहीं होगी, यह संख्या 7 से विभाज्य होगी। ठीक, अब इसमें यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात है। गौर करने वाली क्या बात है कि ये जो नियम है ये ऐसे ही लेंदी लग रहा है, ऐसे ही लेंदी लगी, तब में घटाओ ये करो वो करो। उससे अच्छा क्या है, सबसे आसान तरीका, सीधे इसमें 7 से भाग देकर चेक कर लीजिए, सीधे सीधे आसानी से सीधे सीधे आप अगर आपको भाग तेज़ी से लगाने आता है सीधे चेक कर लीजिए। 7 1 9 7, 12 में 7 जाए 5 आ गया 53, 7 9 7 8 7 7 49, फिर से घटा कैसे करते जाइए, बहुत जल्दी हल कर लेंगे जब तक ये इस तरह से करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि 7 से विभाज्यता सीधे सीधे हम लोग किसी भी संख्या को 7 से भाग कर देकर चेक कर लेंगे, सबसे अच्छा है। इस रूल को, यह रूल थोड़ा सा लेंदी कर दे रहा है, ठीक है। अच्छा, इस रूल में एक चीज़ और ध्यान, जैसे यहाँ पे भी आप चेक कर सकते, सीधे 108 पे ही चेक कर लीजिए कि 7 से विभाग हो रहा है कि नहीं। यहीं पे एक स्टेप पहले ही चेक कर सकते हैं, यहाँ चेक कर सकते, कहीं भी जहाँ जिस स्टेप पे आपको लगे कि हाँ आप 7 से भाग देने में आसानी है वहीं चेक कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक अंक तक जाइए, ठीक है। 108 में 7 से भाग देंगे तो नहीं होगा, नहीं विभाज्य होगा। यहाँ पे देखिए 105 है, 105 पे चेक कर लीजिए, 7 से भाग दीजिए, 7 1 9 7, 10 में 7 जाए 3, 7 5 35, 15 7 105, 15 आएगा, यहीं पे कट जा रहा है, 0 हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है, तो यहीं पे काम खत्म, अगला स्टेप जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 7 वाले में ये है। तो सबसे अच्छा है 7 का नियम कि हम लोग क्या करेंगे, 7 में
सीधे सीधे संख्या को 7 से भाग दे देंगे। तो ये 7 का हो गया, 6 का हो गया। 6 वाले में 6 से कुछ चीज़ें और थोड़ा सा कनेक्ट होती हैं, को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या कनेक्ट होती हैं, वो मैं बताऊंगा। तो कि उससे बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत संख्याओं से भाग देना आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले 11 और 13 को हम लोग देख लेते हैं, 11 और 13 को। तो आइए 11 और 13 को चेक करते हैं क्या माहौल 11 13 का है। 7 11 13 ये 3 संख्या ऐसी है, इसी पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। 7 11 13 और आप 7 11 13 का आपस में गुणनफल करिएगा, चेक करिएगा, देखिए कितना आ रहा है। 7 गुणे 11 गुणे 13 देखिए कितना आ रहा है, बड़ा मज़ेदार अंक आएगा। ठीक है, तो 11 से विभाज्यता, 11 से विभाज्यता का नियम। ठीक, अब 11 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी? ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्या है नियम कि संख्या के, मान लीजिए संख्या मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 0 2 4 3 7 5 8 6 9, ये संख्या मैंने लिख दी। ठीक, अब 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान मतलब इधर से स्टार्ट करेंगे इकाई अंक से, तो ये सम स्थान है, 1 2 3 4 सम स्थान है ये वाला। तो इकाई दहाई मतलब दूसरे नंबर पे, फिर तीसरा चौथे नंबर पे ये सम है, ये भी सम है, ये भी सम है और ये भी सम है। तो कह रहा है कि सम स्थान, संख्या के सम स्थान के अंकों का योग तथा, तो चलिए जोड़िए, सम स्थान के अंकों का योग करिए। 6 + 5 + 3 + 2 + 1 माइनस अंकों का योग तथा विषम मतलब विषम स्थान के, अब विषम स्थान कौन है? 9, फिर 8 7 4 और 0। ठीक है, तो ये कह रहा है कि संख्या के सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग ये हो गया। ठीक, तथा संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग मतलब ये सब विषम स्थान पे जो संख्या है का योग का अंतर या तो 0 आएगा या इसी 11 का गुणज आएगा, मल्टीपल आएगा। गुणज मतलब या तो 11 या 22 या 33 या 44 ये आएगा, ये गुणज है। या तो इसका अंतर 0 आना चाहिए या इसका अंतर इस गुणज में से आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। चेक करते हैं। 6 5 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 1 17, 17 माइनस 9 8 17, 17 7 24, 24 4 28। कितना होगा? 17 8, 8 में 7 जाए 1, 2 में से 1 जाए 1, कितना आ गया? -11। -11 मैंने चाहे माइनस आए या प्लस आए, माइनस देख के घबराना नहीं है, माइनस को आप छोड़ दीजिएगा। जो संख्या आ रही है उसको चेक करिए कि क्या यह 11 से विभाज्य है, तो बिल्कुल है, 11 11 से विभाज्य है, यानी कि यह संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी। क्या मैंने अभी बताया कि किसी भी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग तथा उसी संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। अगर ऐसा हो रहा है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। लिख लीजिएगा जो मैंने अभी बोला। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं। चलिए 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए इसको चेक करिए। तो वही पहले सम का योग ये हो गया, ये और ये, तो कितना होगा? 1 + 2 + 4 + 6 + 8 - 9 + 6 9
6 नहीं 7, 9 + 7 5 3 0। ठीक, अब इसको इसमें से चेक कर लीजिए। 2 1 3, 3 4 7, 7 6 13, 13 7 20 21, 21 माइनस 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24, 24 में से -3, -3 क्या है? क्या -3 7 से विभाज्य है? जाहिर सी बात है नहीं विभाज्य, यानी कि यह संख्या विभाज्य नहीं होगी। तो जब विभाज्य नहीं होगी तो शेषफल क्या आएगा? -3 आएगा शेषफल। कितना आएगा शेषफल? तो शेषफल में यदि जो नंबर आ रहा है घटाने पे वह 11 से कम है तो जो है वही शेषफल रहेगा। यदि 11 से अधिक है तो उसके 11 के मल्टीपल में से उस संख्या को घटा देंगे। जैसे यदि आ रहा है 12, यहाँ पे घटाने पे यदि 12 आए, ठीक, तो यदि 12 आ रहा है तो इसमें से 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 शेषफल हो जाएगा। यदि 23 आ रहा है, इसमें से 22 घटा देंगे तो फिर 1 आएगा। उसका मल्टीपल जो संख्या आ रही है उसके नज़दीक की संख्या, 11 के मल्टीपल की नज़दीक की संख्या, ठीक है, तो उसमें से घटाएंगे। जैसे अगर इसको घटाने पे यहाँ पे आ गया 25, तो 25 के नज़दीक 11 का कौन सा मल्टीपल है 25 के नज़दीक? बताइए। अगर 25 आ रहा है तो इसमें से कितना घटाएंगे? 33 ज़्यादा हो जाएगा तो 22 घटा दीजिए, 3 0, यानी 3 शेषफल आ जाएगा। यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, वो माइनस, ठीक है। तो ये 11 से विभाज्यता का नियम है, ठीक है। अब इसी तरह 13 का भी देखते हैं, 13 का भी चेक कर लेते हैं। फिर 11 से विभाज्यता का नियम मैंने बोल दिया, उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने अभी मौखिक रूप से बोला है उस वीडियो पॉज करके उसको आप लिख लीजिएगा। अब 13 से विभाज्यता का नियम, चलिए 13 से विभाज्यता का नियम क्या है कि मान लीजिए संख्या 9 8 7 6 5 4 2 1 3 0, ये संख्या मान लीजिए, लंबा संख्या चौड़ा मैंने संख्या ले ली। तो इसमें क्या कहता है कि संख्या के इकाई स्थान से, यहाँ से इकाई स्थानीय है, ठीक, इकाई स्थान से 3 अंकों का समूह, यानी कि इकाई स्थान से ये 3 अंक का समूह, ये 3 अंक का समूह, ये 3 अंक का समूह, 3 अंकों का समूह बनाकर एकांतर क्रम में जोड़ने और घटाने पर जो प्राप्त संख्या है या तो 0 होगी हो या 13 का गुणज होना चाहिए, तो वो संख्या 13 से विभाज्य होगी। तो क्या है, चलिए देखते हैं। अब एकांतर में हो गया ये, तो कितना हो गया? पहले ये एकांतर क्रम मतलब सबसे पहले जोड़ेंगे 130 + 130, फिर माइनस 542, फिर प्लस 876, फिर -9, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक। अब इसको चेक कर लेना है क्या आ रहा है। तो 876, ये 876 और 130 जुड़ जाएगा, 876 130 से 6 आ जाएगा, 7 3 10, 8 1 9 1 10, 1006, ये और ये हो गया, ठीक, जुड़ गया। माइनस 542 और 9, तो 9 2 11, 5 5 551, तो इसमें से 551 घटा दीजिए, 6 में से 1 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 455 आ गया आंसर। अब 455 क्या 13 से विभाज्य हो रहा है? भाग देकर चेक कर लीजिए 455 को। 13 चौक को 34, 13 तियाँ 39, 13 चौक को 52, 13 तियाँ 39, 15 में से 9 जाए 6, और यहाँ 5 आ गया, 13 5 65, यानी कि यह संख्या क्या है? 13 से विभाज्य है। तो फार्मूला मैंने क्या बताया? फार्मूला मैंने बताया कि संख्या के इकाई अंक से, माने इकाई स्थान से 3 अंकों का समूह बनाकर एकांतर क्रम में जोड़ने और घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो या तो 0 हो
या 13 का गुणज हो, तब वह संख्या 13 से विभाजित होगी। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं जो 13 से विभाजित ना हो। 9876543210 कर लीजिए। चलिए आपकी, अब इसको चेक करिए। चलिए इकाई स्थान से 3-3 अंकों का समूह बनाइए, है ना, 3-3 अंकों का समूह। अब इसको प्लस 210 माइनस 543 प्लस 876 माइनस 9, यही ना। पहले प्लस माइनस एकांतर क्रम में जोड़ने और घटाने पर कह रहा है ना, तो एकांतर क्रम में हो रहा है प्लस माइनस। ठीक, तो अब करिए, जोड़ दीजिए। पहले ये 876 और 876 इसमें जोड़ दीजिए। 6 7 1 8 8 2 10 1086 हो गया। और इसको जोड़ दीजिए 9 इसमें, 9 3 12 4 1 5 552 हो गया। यानी 1086 माइनस 552 कितना आ रहा है? 6 में 2 4, 8 में 5 3, 10 में 5 5, 534 आ रहा है। अब क्या 534 जो है 13 से विभाज्य है? 13 चौको 52, 13 चौक 52 कर लीजिए। चलिए 1 आ गया, 14 13 का नाम 13, शेषफल 1 आ गया। यानी ये विभाज्य नहीं होगी। यहाँ रिमाइंडर क्या होगा? 1 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर ऐसे ही ज्ञात करेंगे, भाग देकर। देखिए रिमाइंडर 1 आ गया यहाँ पे, यहाँ रिमाइंडर 0 था। रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो यह संख्या क्या हो गई? 13 से विभाज्य नहीं है, यह संख्या 13 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये हो गया 11 और 13 का। तो 13 का मैं एक बार और पढ़ दे रहा हूँ। किसी भी संख्या के इकाई स्थान से 3-3 अंकों का समूह बनाकर एकांतर क्रम में जोड़ने घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो या तो 0 हो या 13 का गुणज हो, तब वह संख्या 13 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब लगभग हम लोग सभी अंकों का, सभी संख्याओं का जो है विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ लिए हैं, मेन पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ चीज़ें और हैं जो, जैसे 99 से अगर पूछ दे आपको और 91 से पूछ दे कि क्या कोई संख्या 99 से 91 से, जैसे पूछ दे कि 6 से पूछ दे, तो 6 से पूछेगा तो आप जान ही रहे हैं कि 2 और 3 से विभाज्य हो। चलिए 12 से यदि पूछ दे तो क्या करेंगे? 6 और 2 से कर देंगे, 6 और 2 से विभाज्य हो, ऐसा है। अभी चेक करते हैं, 18 से कर देंगे तो 9 गुणे 2 कर दीजिए, 9 से 2 से विभाज्य कर दीजिए, या 6 और 3 से कर दीजिए, 6 और 3 से कर दीजिए, 6 तरीक 18 या 9 दूनी 18। ठीक, यहाँ पे 12 गुणे 1 से भी कर सकते हैं, यहाँ पे 4 गुणे 3 से भी कर सकते हैं, यहाँ पे 1 गुणे 6 से भी कर सकते हैं। तो इसी तरह आप 24 का ले लीजिए, 6 चौको 24 या 12 दूनी 24, ऐसे करते जाइए, अपना गुणनखंड निकाल के कर दीजिए। ठीक है, 99 ले लीजिए, चलिए 11 गुणे 9 कर दीजिए, फिर कुछ भी ले लीजिए, जो भी अंक ले लीजिए। अब आप इसमें एक चीज़ देखेंगे कि जैसे 6 का हम लोगों ने अभी पढ़ा कि 2 और 3 से ही रहना चाहिए, 1 और 6 का मतलब बात तो वही हो गई कि 6 से ही चेक करना पड़ेगा, तो ये तो इसका कोई मतलब नहीं, अर्थहीन बात हो गई। लेकिन 6 का 2 और 3 यदि है तभी 6 से, जो संख्या 2 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, वही संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। जो संख्या 2 से विभाज्य हो, 6 से विभाज्य हो, वो संख्या 12 से भी विभाज्य होगी। ऐसा है? नहीं होगा, ऐसा गलत है। देखिए ये वाला तो सही है, लेकिन हर जगह यह रूल लागू नहीं होगा। देखिए जैसे 18 है, ठीक, अब 18 2 से भी विभाज्य है और 6 से भी विभाज्य है, तो क्या यह 12 से विभाज्य होगी? 18 नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो है 2 और 6, अब 12 1 और 4 और 3, इन तीनों में से कौन सा हम लें कि जो 12 से 12 पे पूर्णतः लागू हो। जैसे 6 में हम लोग 2 और 3 क्लियर हो गया कि 2 और 3 ही लेना है, तो 12 में
माने कोई भी संख्या 12 से कब विभाजित होगी? जब 6 से और 2 से दोनों से कटे। तो ये तो नहीं है, क्योंकि 6 और दोनों से कटेगी तो 12 से नहीं कट रही है, ये रूल फेल हो जा रहा है। ठीक, 12 1 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 12 12 ही हो गया, 4 3 लेंगे हम लोग। तो यहीं पे एक रूल आता है सह अभाज्य संख्या का, तो थोड़ा सा उसको जान लीजिए। हालांकि आपके सिलेबस में पता नहीं है कि नहीं, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, इसका इंग्लिश होता है को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या का मतलब कि उनका HCF जो है, HCF एक हो, बस एक को प्राइम। यदि दो संख्या है उनका HCF एक है तो वो को प्राइम नंबर है। जैसे 3 और 4, 3 और 4 का HCF क्या होता है? एक होता है। HCF तो अभी मैंने आपको बताया नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड, हाईएस्ट हाईएस्ट बड़ा वाला, कॉमन मतलब कॉमन, कॉमन में भी सबसे बड़ा गुणनखंड होना चाहिए। तो चलिए गुणनखंड थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। जैसे 3 का गुणनखंड आप निकालेंगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 से कट सकता है 3 और 3 से कटेगा बस। 4 का गुणनखंड निकालेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। अब HCF निकालना है 3 और 4 का, तो क्या होगा? HCF हाईएस्ट कॉमन, तो कॉमन कौन है इन दोनों में? कॉमन 1 है, और सब कॉमन में सबसे बड़ा फैक्टर, तो कॉमन में सबसे बड़ा एक ही है, उसके बाद तो कोई कॉमन मिल नहीं रहा है, यानी कि इन दोनों का HCF 1 होगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो वह क्या कहलाती हैं? को प्राइम नंबर या असहभाज्य संख्या। तो यही संख्याएं जो है इन सब में को प्राइम नंबर, जो इन सब में को प्राइम नंबर होगा, उन्हीं को प्राइम नंबर से ये सारी संख्या, ये जो को प्राइम नंबर से विभाज्य होगा वह इनसे विभाज्य होगा। जैसे 12 का को प्राइम नंबर 4 और 3 होता है, निकाल कर चेक करिएगा। 12 का को प्राइम नंबर 4 और 3 है, यानी कि जो संख्या 4 और 3 से विभाज्य होगी वह 12 से भी, या उसका उल्टा कहिए कि कोई भी संख्या यदि 12 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से भी होगी और 3 से भी होगी। 4 का रूल हम लोग पढ़े ही हैं, 3 का भी पढ़े ही हैं। इसी प्रकार 18 का देखिए। अब 18 में आप देखेंगे तो कोई भी संख्या 18 से तभी विभाज्य होगी जब 9 और 2 से होगी, क्योंकि 9 और 2 क्या है? HCF क्या है? 1 है, को प्राइम नंबर है। 24 का देखिए, 24 से कौन सी संख्या विभाजित? 8 तरीके 24, 8 और 3। देखिए तो ये भी लागू नहीं होगा, ये भी लागू नहीं, क्योंकि इन दोनों का HCF अलग आएगा, एक नहीं आएगा। 8 और 3 का HCF 1 आएगा। इसलिए कोई भी संख्या 24 से विभाज्य होगी तभी जब वह 8 और 3 से विभाज्य हो। इसी तरह 99 का देखेंगे तो 11 और 9 से, आप और भी बड़ी बड़ी संख्याओं, सारी संख्याओं को इसी तरह आप चेक कर सकते हैं, बस को प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब आइए 7, 11, 13 पे कुछ चीज़ें और हैं, अब बड़ी मज़ेदार है। 7, 11, 13 का बड़ा ही अच्छा अंक आता है। जैसे 7 गुणे, आप एक काम करिएगा, आप 1001 का गुणनखंड करिएगा। चलिए 1001 का गुणनखंड करिए। 7 से जाएगा भाग, 143 आ जाएगा। 7 7 का नाम 7, 10 7 जा 3, 30 आ गया, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तरीके 21। ठीक, 11 से ले लीजिए, 11 का नाम 11, 11 तियाँ 33, 13 से ले लीजिए 7, 11, 13, यानी 1001 का गुणनखंड होगा 7 गुणे 11 गुणे 13। देख रहे हैं? अब ये जो 1001 है ना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण संख्या है, बहुत महत्वपूर्ण। गणित में, नंबर सिस्टम में बड़ा महत्व है इस 1001 का। अब देखिए कैसे महत्व इसका है। देखिए जैसे, अब इसको समझिए आप, ये कैसे है, कैसे इसका इतना महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बताया ना कि 1001 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, जैसे मान लीजिए 999 से कर रहे हैं, या छोड़िए 999 छोड़िए, आप ए लिखिए, मान लीजिए वो संख्या ए है। ठीक,
1001 में कोई भी संख्या है जो जिसका तीनों अंक ए है, तो आंसर क्या आएगा? ए फिर ए यही आएगा। उदाहरण में ले लीजिए, 1001 में 333 से गुणा करेंगे तो 333 गुणा करके चेक कर लीजिए, ये आएगा। इस संख्या का बड़ा महत्वपूर्ण एक अच्छा, और आगे देखिए, 1001 में यदि ए बी सी अलग अलग अंकों की संख्या है, गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ए बी सी और ए बी सी। उदाहरण में लीजिए, 1001 गुणे 3 2 5 325 ले लीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा? 325 ये आंसर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार 101 में, चलिए 101 भी है इसमें, 101 में ए बी से ले लीजिए, तो क्या इसका आंसर आएगा? ए बी। एग्जाम्पल, 101 गुणे 25 तो कितना आएगा? 25। इसी प्रकार 10101 ले लीजिए, 10101 गुणे ए बी ले लीजिए, 10101 गुणे ए बी ले लीजिए, कितना आएगा इसका? ए बी। एग्जाम्पल, 10101 गुणे 25 कितना आ गया? 25। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें क्वेश्चन ऐसा बनता है ना कि अब आपके लिए सारी चीज़ें मैं बता दिया सीधे डायरेक्ट। जब आप क्वेश्चन हल करते तो ये क्लियर होता, लेकिन मैं पहले ही बता दिया आपको कि क्वेश्चन हल करने में आसानी। इसको आप नोट भी करते जाइएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर अभी 0 बढ़ा दीजिए, चलिए इतना कर दीजिए। अब तक हम लोग क्या किए? 101 फिर 01 से करते गए, अब 1001 कर दिए। 1001 में यदि गुणा करेंगे ए बी सी डी वाला संख्या का, तो ये आएगा ए बी सी डी। ठीक है। उदाहरण ले लीजिए, 1 गुणे 324 ये हो गया, ठीक है। तो क्या आएगा? 3245 ये आंसर आएगा। आपको गुणा करने की जरूरत नहीं, अगर ऐसा संख्या दे देगा, ठीक है। अगर अच्छा 111 का देखिए, 111 का कमाल देखिए, 111 अगर है तो इसका गुणज क्या होगा? 3 गुणे 37 होता है। 111 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 37 आएगा, 37 तिया 111, ठीक है। अब देखिए इसका और आगे, यदि किसी अंक को 3 के गुणज बार लिखा जाए, किसी भी अंक को 3 के गुणज बार, अंक मान लो ले लो 5, 3 के गुणज बार, 3 का गुणज क्या होता है? 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, आगे बढ़ता जाएगा, मतलब 3 का पहाड़ा। 3 का गुणज का मतलब 3 का पहाड़ा। तो बोला जा रहा है कि किसी भी अंक को उनके 3 के गुणज बार में लिखा जाए। 3 का गुणज यानी 5 5 5 3 बार हो गया ना। फिर दूसरा 6 बार अब लिखिए, 5 5 5 5 5 5, ये भी क्या हो गया? ये 6 बार। ये सब क्या है? 3 बार 6 बार, ये सब क्या? 3 का गुणज है। फिर आगे लिखिए 9 बार, 5 5 5 5 5 5 5 5 5, ये क्या हो गया? 9 बार। यदि किसी भी संख्या को 3 के गुणज बार लिखा जाए तो जो संख्या ये बन रही है, ये जो संख्या सब बन रही है, सब जो संख्या बन रही है, ये संख्या सब किससे विभाजित होंगी? 3 से और 37 से। ये भी 3 से और 3 37 थी। ये सब संख्याएं 3 और 37 से विभाज्य होंगी, पूर्णतः विभाज्य होंगी। नहीं समझ में आई बात? यदि 3 के गुणज बार में कोई भी अंक लिखा हो, 3 के गुणज बार मतलब 3 बार अगर लिख दिया गया, जैसे 888 लिख दिया गया, अगर ऐसा है तो 3 के गुणज बार में है, 3 का 3 अंक है, 3 हो गया। तो यह अगर ऐसा लिखा है तो यह संख्या किससे विभाज्य होगी? 37 से भी विभाज्य होगी और 3 से भी होगी। भाग दे के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप 999 लिख दीजिए, तो 999 भी 37 से होगा और 3 से भी होगा, ठीक है। तो दिमाग में आप रखेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको आप नोट। अच्छा, क्वेश्चन पूछता कैसे है? इन्हीं में से संख्या क्या करेगा? एक गायब कर देगा, 2 दे देगा,
या क्वेश्चन और भी उलट सकता है इसका। आप क्वेश्चन जब हल करेंगे तो वो चीज़ और क्लियर होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका विभाज्यता के नियम से संबंधित ये। अब आइए हम लोग जो शेषफल शून्य है, जो थोड़ा बहुत शून्यों की संख्या है, जो शेषफल प्रमेय थोड़ा बहुत बचा उचा है सारा अब आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक भाजकों, अभाज्य गुणनखंडों, समभाजकों तथा विषम भाजकों की संख्या निकालने का सूत्र। क्या विधि है, क्या तरीका है। भाजकों का इंग्लिश में फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर्स, समभाजकों इवन फैक्टर्स तथा विषम भाजकों ऑड फैक्टर्स। तो फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, इन सब की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो पहले तो ये थोड़ा समझ लीजिए कि ये फैक्टर्स क्या हैं, भाजक क्या है या गुणनखंड है। भाजक और गुणनखंड एक ही होते हैं, दिमाग में पला ही रखिए। भाजक और किसी भी संख्या का भाजक और गुणनखंड एक ही होते हैं, दिमाग में रख लीजिए। भाजक का मतलब है कि जिस संख्या से उस संख्या में भाग चली जाए। जैसे 12 है तो 12 का भाजक 1 हो सकता है क्योंकि 1 से 12 में भाग चली जाएगी। 2 हो सकता है, 2 से भी चली जाएगी, 2 छक 12। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो जाएगा, 4 3 12, 6 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। इतने भाजक हैं, 1 2 3 4 5 6 भाजक हैं। 12 के कुल कितने भाजक हैं या कुल कितने गुणनखंड हैं, 6 हैं, या कुल कितने भाजक हैं, 6 हैं। ठीक, तो भाजक समझ में आ गया। अब एक और है इसमें शब्द अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर। प्राइम अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था कि जिसके केवल 2 भाजक हों, हाँ जिसके केवल 2 भाजक हों वो क्या है, प्राइम फैक्टर है। ऐसा भाजक जिसके केवल 2 भाजक हों, जिसमें देखिए एक है, एक के कितने भाजक हो सकते हैं, एक ही है। 2 है, एक 3 है, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, तो 2 और 3 इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। 12 के 2 और 3, समझिए ध्यान से। अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड मतलब ऐसा गुणनखंड जो अभाज्य संख्या हो, बस साफ सुथरी। इनमें से ऐसे गुणनखंड जो अभाज्य संख्या हो, तो 2 और 3 है। एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, मैं बता चुका हूँ। तो 2 और 3 ये क्या है, अभाज्य संख्या है। चूँकि 12 के गुणनखंड तो इसको अभाज्य गुणनखंड कहा जाएगा। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 1 2 हैं, 2 और 3। ठीक, और क्या कह रहा है, समभाजक। समभाजक का मतलब इसमें से ऐसे भाजक जो सम संख्या हो। तो कट है, 2 है, 4 है, 6 है, 12 है, कितने हो गए, 1 2 3 4। 2 भी सम संख्या, 4 भी, 6 भी, 12 भी, 4 इसके समभाजक हो गए। विषम भाजक यानी कि विषम संख्या, इसमें से विषम संख्या कौन सी है, 1 है, 3 है। ठीक है, तो 2 हो गए विषम भाजकों की संख्या। तो अब ये शब्द तो क्लियर हो गए। अब इन्हीं की संख्या निकालनी है। हालांकि मैं 12 लेके आपको समझा ही दिया कि 12 के कुल क्या हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ से समझते हैं। इसको मैंने लिखा है, 12 को ही वहाँ लिया, 12 यहाँ लिखा मैंने। देखिए, चूँकि मैंने बताया ना कि 12 के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 1 2 3 4 6 12। ठीक, अब कितने गुणनखंड है कुल, 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड है। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 6। ठीक, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि इनमें से क्या, ये गुणनखंड है। अब इनमें से अभाज्य गुणनखंड निकालना, माने अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 3 है, तो 2 हो गया। अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 12 का अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 और 3। तो 2 और 3, 2 और 3, तो 2 दूनी 4 3 12। 2 और 3 है ना, 2 3, तो 2 दूनी 4 3 12 हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। भाई 2 और 3 दोनों है ना। ठीक है, अच्छा 12 का भाजक, तो भाजक तो भी मैंने बताया ही कि 1 2 3, जिस संख्या से 12 कट जा रहा है वो 12 के भाजक हैं।
और इन्हीं भाजकों में से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ऐसे गुणनखंड जो क्या हों, अभाज्य संख्या हों। तो 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 कैसे, देखिए 3 कैसे है, 1 2 3। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 3 हो गए भाई। 2 2 बार है, 3 1 बार है, 3 हो गए। गुणनखंड या भाजकों की संख्या, गुणनखंड या भाजकों की संख्या तो देख लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 हो गए। विषम भाजकों की संख्या, इसमें से विषम भाजक कितने हैं, तो 1 है 3 है, बस 1 और 3 यानी 2, 1 2 तो 2 हो गया। समभाजकों की संख्या यानी कि 2 4 6 12, 1 2 3 4 हो गया। ठीक, ये तो ठीक है, चलो हम लोग 12 छोटा सा नंबर लिए तो हम लोग ऐसे उसका गुणनखंड करके तोड़ के हम लोग लिख लिए, ये तो हम लोग लिख लिए, आपको क्लियर हो गया होगा चलिए। लेकिन अगर यहीं पे 2,75,869 हो, उसका हम लोगों को ये सब निकालना हो, गुणनखंडों की संख्या, ये विषम भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, तो मामला फंस जाता है। तो फिर इतना बड़ा गुणनखंड, फिर उसको गिनना वो कठिन हो जाएगा हम सब के लिए, और इस बोर्ड पे हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि अगर करोड़ों में संख्या है तब कैसे करेंगे, दिक्कत होगी ना। तो सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 निकली थी, मैंने अभी निकाला यहाँ से, जो अभाज्य संख्याएं हैं इस गुणनखंड में से उनको लिख लीजिए। तो 3 है इसमें अभाज्य संख्या, 1 3 और 2, ठीक 1 2 3। तो संख्या तो क्या हुआ, ये जो अभाज्य गुणनखंड निकला है, जो इनकी पावर है 2 और ये 1, इन्हीं को आपस में जोड़ देंगे, 2 और 1 3 हो गया। ठीक, फिर गुणनखंडों या भाजकों की संख्या में इन्हीं पावर में 1 1 जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 में 1 जोड़ देंगे, फिर 1 में 1 जोड़ देंगे, फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। ठीक, विषम भाजकों की संख्या में क्या करेंगे, जो विषम संख्या इसमें से है 3 है, विषम संख्या 3 है, विषम संख्या बोल रहा हूँ, विषम संख्या 3, 3 की घात कितनी 1 है। अब 1 में 1 ऐड कर देंगे, 1 ये है, 1 ऐड कर दिए तो 2 हो गया। ठीक, समभाजकों की संख्या, तो कुल भाजकों की संख्या में से विषम भाजकों की संख्या घटा देंगे, तो कुल भाजकों की संख्या कितनी है, 6 है। कुल भाजकों की संख्या 6 है, तो 6 माइनस विषम भाजकों की संख्या घटा दीजिए 2, तो ये क्या आ गया 4, समभाजकों की संख्या आ गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो सम संख्या है उसका पावर में 1 जोड़ देंगे, नहीं, ये सूत्र नहीं फॉलो करना, गलत हो जाएगा मामला। केवल वो विषम में काम करेगा, सम का निकालने के लिए पूरे में से विषम को घटाना ही पड़ेगा, तभी निकलेगा। ठीक है, तो ये दिमाग मत रखिएगा कि जो सम संख्या है उसकी जो पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे तो आपका समभाजकों की संख्या निकल जाएगी, ना, गलत हो जाएगा। समभाजकों की संख्या इज इक्वल टू टोटल भाजक माइनस विषम भाजकों की संख्या। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया होगा आपको, अब कुछ क्लियर हुआ होगा कि ये संख्या कैसे निकलता। अब इन्हीं को मैं एक सूत्र बना दिया हूँ, एक सूत्र, एक फार्मूले से। इस फार्मूले को आप जान जाएंगे तो एकदम और क्लियर हो जाएगा। क्या है फार्मूला, एक संख्या n है, जैसे यहाँ पे हम लोग 12 लिए थे वैसा हम एक संख्या n ले लिए हैं। ठीक, तथा संख्या n का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड लोग ये निकाले थे, तो इसी तरह हम मान लिए हैं कि n का अभाज्य गुणनखंड ये है a का पावर p गुणे b का पावर q गुणे c का पावर r गुणे d का पावर s है। ठीक, जहाँ a सम है तथा b c d विषम है, a सम है, ये सम है, बाकी b c d विषम है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन में मिलेगा ही आपको। ठीक, तब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होगा, सभी घातों को जोड़ देंगे, p प्लस q प्लस r प्लस s। फिर नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंड या भाजकों की संख्या, सभी घातों में 1 1 जोड़ के आपस में गुणा कर देंगे, p प्लस 1 q प्लस 1 r प्लस 1 s प्लस 1। विषम भाजकों की संख्या, जो विषम संख्या इसमें से है, जैसे इसमें विषम संख्या कौन के, b है, c है, d है, तो b के पावर में 1 जोड़ेंगे, फिर c के पावर में 1 जोड़ेंगे, फिर d के पावर में 1 जोड़ेंगे, फिर तीनों का आपस में गुणा कर देंगे, q प्लस 1 r प्लस 1 s प्लस 1। q किसका है पावर, b का है, b क्या है, विषम संख्या है। तो विषम का निकालने के लिए विषम की घात को देखते हैं और उसमें 1 जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को, तो यहाँ पे हो गया।
सम का निकालने के लिए टोटल में से विषम का घटा देंगे, कुल भाजकों की संख्या में से कुल विषम भाजकों की संख्या को घटा देंगे। तो ये है फार्मूला, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक, आइए एक उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे ये फार्मूला आपको समझ में नहीं समझ तो आप क्वेश्चन का, जैसे 1200 ले लीजिए, चलिए ठीक। अब 1200 ले लीजिए, अब इसका यही सब निकालना है इसका। तो 1200 का गुणनखंड करिए, 2 छक 12, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, फिर 2 3 6 0, फिर 150, फिर 2 7 14, 2 5 10, ठीक। 3 1 9 3, 3 5 15, ठीक। 3 5 15, ठीक। 5, ये हो गया। अब 1200 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का ठे है, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, गुणे 3 का है 1 2, 3 का पावर 2 हो जाएगा, 5 का है 5 1 है, 5 का पावर 1 हो जाएगा। तो 1200 का ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या। देखिए 2 क्या है, अभाज्य है, 5 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब ये निकाल ली हम लोग, बस अब फार्मूला यूज कर देना। 1200 का पूछ रहा है कि टोटल भाजक कितने होंगे 1200 का। तो टोटल भाजक का फार्मूला क्या होता है, देखिए टोटल भाजक का गुणनखंड या टोटल भाजकों की संख्या 6 आ रहे, तो फार्मूला क्या है यहाँ पे देखिए, टोटल भाजकों की संख्या सभी घातों को आपस में एक एक जोड़ करके आपस में कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 + 1 2 + 1 1 + 1, 4 1 5, 2 1 3, 1 1 2, 5 × 3 × 2, 5 3 15 दूनी 30, ठीक। तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि कुल 1200 के कितने भाजक हैं, 30 भाजक हैं, कुल टोटल 30 भाजक हैं। अब निकालना होगा आपको कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना हो, तो क्या करेंगे, घातों को आपस में जोड़ देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 4 2 6 1 7 हो जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ठीक। ये भी निकल गया। विषम भाजकों की संख्या निकालना, तो जो इसमें से विषम संख्या है उसकी पावर को देखें। तो विषम कौन कौन सी है, 2 तो विषम है नहीं, 3 है और 5 है। तो 3 की पावर 2 है, तो 2 + 1 कर देंगे, फिर गुणे 5 की पावर 1 है, तो 1 + 1 कर देंगे। कितना आ जाएगा, 2 1 3, 1 1 2, यानी 6। तो विषम भाजकों की संख्या 6 आएगी। 1200 के विषम भाजकों की संख्या कितना, 6 है। अब टोटल में से विषम घटा देंगे, यानी टोटल कितना है, 30 है, 30 में से 6 घटा देंगे तो कितना, 24 आ जाएगा टोटल समभाजकों की संख्या। तो ये हो गया भाजकों और ये सब नंबर ऑफ फैक्टर्स, तमाम चीज़ें निकालने की विधि, ये तरीका है। अब पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं छोड़ नहीं रहा, एक भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। और आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि आज समाप्त करना है मुझे नंबर सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, भले 2 घंटा हो जाए, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर हम लोग सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। तो आइए अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, जिसमें क्या होगा, शून्य, इसको नोट कर लीजिएगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या। अब शून्यों की संख्या आप जान ही रहे हैं कि शून्य कब आता है, किसी भी संख्या के अंत में शून्य निकालना हो, कितने शून्य होंगे वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी संख्या के अंत में कितने शून्य होंगे, अंत में आने वाले शून्यों की संख्या। जैसे किसी लिख देता हूँ मैं, बल्कि किसी भी संख्या के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या, कितने शून्य आएंगे, ये हो गया आपका आने वाले शून्यों की संख्या, ठीक। जैसे 250 में अंत में कितने शून्य है, इतना। जैसे 2050 में 2 शून्य नहीं, गलत हो जाएगा, बीच वाला नहीं लेना है, केवल आपको लास्ट वाला, ठीक है। तो अंत में शून्य, बीच में कितनों शून्य है कोई मतलब नहीं, अंत में। जैसे अगर 2005 ये डबल आ गया तो डबल हो जाएगा,
ट्रिपल होगा तो ट्रिपल हो जाएगा, 4 तो 4। इन्हीं शून्यों की संख्या हम लोग निकालने जा रहे हैं। बीच में कुछ भी आ जाए, अंत में जितने शून्य आ रहे हैं लगातार 1 2 3 4, अगर ऐसी संख्या हो कि 2008 इतनी हो तो ये शून्य नहीं ध्यान देना, इसको ध्यान देना, ये अंत में कितने शून्य आ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेगा बताइए, आप सोचिए कैसे निकल सकता है। किसी भी संख्या के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या कैसे निकलेगी। अब जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, जैसे अगर आप 1 गुणे 2 लें तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, फिर 1 गुणे 2 गुणे 3 लें तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर तीसरा ले लें, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ले लें तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्यों, फिर किसी में शून्य आ रहा है, अभी नहीं शून्य आ रहा है, चौथा ले लीजिए, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, तो ये कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो शून्य आ गया। चलिए पाँचवा जाइए, बढ़ते जाइए सही, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, चलिए 6 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। छठवां आप चले जाइए, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7, इसमें चले जाइए। 7 जब आएगा तो कितना होगा, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 से 50, 50 40 हो गया। 7 में चले जाइए, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8, कितना आ जाएगा, 8 शून्य शून्य, 8 चौको 32, 8 पचे 40, 8 चौको 32 के 2 हासिल 3, 3 हो गया, 8 पचे 40, 40,320 हो गया। फिर 8 नंबर पे जाइए तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9, 9 से गुणा कर दीजिए, 9 शून्य शून्य, 9 दूनी 18, 1 9 तरीक 27, 1 28, 2 9 चौको 36, इतना आ गया। अब 10 से कर दीजिए, 9वां नंबर है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 5 6 7 8 9 10, 10 करिए तो कितना हो गया, 36 288 00। अब यहाँ पे डबल आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखिए इधर आपने किया कुछ नहीं, कोई जीरो नहीं है, फिर आगे बढ़े कोई जीरो नहीं, फिर आगे बढ़े 4, 1 से 2 तक गए, कोई 3 तक गए, 4 तक गए, लेकिन जब 5 आया है तो 1 जीरो हमको मिल गया। यानी यहाँ पे जब 5 आया है तो 1 जीरो मिल गया। तो जीरो जीरो यानी 10 और 10 यानी 2 गुणे 5, यानी कि संख्या में 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए तभी जीरो आएगा। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि 2 और 5 रहेगा तभी कॉम्बिनेशन बनेगा, और जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो जीरो आएगा। यानी कि अब हम लोगों को क्या पता करना पड़ेगा कि कितने 2 आए हैं, कितने 5 आए हैं, बस इन सब का कॉम्बिनेशन कितना बन रहा है यही पता करना है। ये हम लोग पता कर लेंगे तो अंत में शून्यों की संख्या देखिए 5 2 है तो 1 शून्य, फिर आगे देखिए कहीं भी शून्य एक ही शून्य, देखिए एक ही होता है, एक ही। अब यहाँ डबल हो गया, यहाँ डबल जीरो क्यों हुआ, क्योंकि 10 आ गया। 2 5 तो पहले था, 2 5 तो था ही, अब 10 आ गया तो 10 का मतलब भी 2 5, यानी 2 जोड़ा आ गया, एक जोड़ा ए, एक जोड़ा ए, 2 जोड़ा तो 2 शून्य हो गया, यानी 2 5 क्या हो गया, बढ़ गया। ये एक जोड़ा है, फिर ये दूसरा जोड़ा आ गया तो शून्य बढ़ गया। इसी तरह आगे जब आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे 11 12 13 14 15 पे जब जाएंगे तो फिर एक 5 बढ़ जाएगा 15 पे, फिर 16 17 18 19 20 पे जाएंगे तो फिर 5 आ जाएगा,
25 पे जाएंगे तो फिर 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 5 25 स्क्वायर, समझ रहे हैं। तो अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में, जैसे 2 जो है 2, अब इसमें जैसे 2 और 5 का हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो 2 के बारे में पहले देखते हैं, 2 की स्थिति क्या है इसमें। देखिए यहाँ पे 2 एक आया, यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे 2 है इसमें, यहाँ पे भी 2 है, 2 गुणे 2 यानी कुल 2 कितने हो गए, 1 2 3 2 हो गए। इधर देखिए यहाँ 2, यहाँ भी 2 2, यहाँ भी 3 हो गए, ठीक। फिर यहाँ 2, यहाँ 2 2 2, यहाँ भी 2, तो इसे 2 2 मतलब 2 क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो 2 कैसे आ रहा है, 2 जो संख्या 2 है ये क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में हर 2 के अंतराल पे आता है। अगर क्रमागत प्राकृतिक संख्या देखिए, क्रमागत है ना 1 2 3 4, तो इसमें हर 2 के अंतराल में देखिए 2 4 6, 2 4 6, फिर इधर देखिए 2 4 6 8, 2 2 के अंतराल पे 2 आ रहा है। तो 2 जो है क्रमागत प्राकृतिक संख्या में 2 2 के अंतराल पे आ रहा था। 5 देख लीजिए, 5 पहला आया 5 यहाँ कितने पे, 1 2 3 4 5वें पे आया, दूसरा 10वें पे, यानी 5 5 के। तो 5 जो है संख्या 5 जो है प्राकृतिक संख्या में 5 5 के अंतराल पे आता है। 2 आता है 2 4 6, 5 आता है 5 10 15, ऐसे करके बढ़ता चला जाता है, ठीक। तो अब इसमें देखिए ना कि 2 की संख्या ज़्यादा रहेगी कि 5 की संख्या ज़्यादा रहेगी। जाहिर सी बात है कि इसमें 2 ज़्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा। कुछ संख्याएं होंगी जिसमें 5 ज़्यादा बार आएगा, लेकिन ज़्यादातर प्राकृतिक संख्याओं में आप क्रमागत अगर देखेंगे तो 2 ज़्यादा बार आता है, 5 कम बार आता है। यानी कि 2 की अधिकता होगी या 5 की कमी होगी, ठीक। हमको ज्ञात करना है 2 और 5 के जोड़े, कितने जोड़े आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो कम आएगा, जैसे 2 की अधिकता हो गई तो 2 को छोड़ दीजिए, 2 का ज्ञात मत करिए, 5 को ज्ञात कर दीजिए, तो जितने 5 रहेंगे उतने 0 हो जाएंगे, क्योंकि 2 तो ऐसे ही ज़्यादा है तो उसको गिनने की ज़रूरत है नहीं। 5 को गिन लीजिए, हो जाएगा। कुछ ही में 2 और 5 दोनों को गिनना पड़ेगा, कुछ ही संख्याओं में, ठीक है। तो कुछ समझ में आई बात कि 1 0 आने के लिए 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 2 0 आने के लिए 2 बार 2 और 5 आना चाहिए, 3 बार के लिए 3 बार 2 और 3 बार 5 आना चाहिए, ठीक। और 0 की संख्या किस पे डिपेंड करती है, इन 2 और 5 में से जो कम बार आया है उतनी बार 0 हम लोग ले लेंगे, जो कम हो, ठीक। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, किससे समझते हैं इसको, थोड़ा हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे अब इतना तो चलिए ठीक है, इतना है 1 से लेके 10 तक है, चलिए हम लोग गुणा करके पता कर लिए। अब 1 से लेके 100 तक होगा तो क्या दशा होगी। अगर मैं लिख दिए 1 से लेके 100 तक, चलिए 1 से 100 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 100 तक है। अब इसमें पूछ रहा है कि आने वाले इसका रिजल्ट में कितने शून्य आएंगे अंत में। तो फिर अब 1 से लेके 100 तक आप गुणा करते ही रह जाएंगे, नहीं, वही काम करना है। 2 और 5 को ध्यान देना है कि 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है। चूँकि 2 2 2 के अंतराल पे आ रहा है और 5 5 5 के अंतराल पे आ रहा है, तो वही है कि जो अंत वाली संख्या है, जैसे 100 जो है, जैसे इसमें 2 की निकालना है कि 2 की संख्या कितनी है, ठीक। ये डिजिट मत समझ ले, यूनिट डिजिट कितना, ये मत समझिएगा। 2 की संख्या कितनी मल्टीपल में कितनी है, तो 100 जो है 100 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 50। फिर जो 50 आया फिर इसमें 2 से भाग देंगे 25, फिर 25 आया फिर इसमें 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, फिर 12 आया फिर 2 से भाग दे देंगे 6, फिर 6 में 2 से भाग दे देंगे 3, 3 में से 2 से भाग दे देंगे 1। तब तक भाग देंगे जब तक जो ये भागफल है भाजक से कम न हो जाए, तब तक भाग देंगे। जो ये भागफल आ रहा है, देखिए 100 में मैंने 2 से भाग दिया तो 50 आया, 50 बड़ा है कि 2 बड़ा है,
मैंने भागफल बड़ा है कि भाजक बड़ा है, तो यहाँ भागफल बड़ा है। अब भागफल को हमको 2 से कम करना है, तब तक भाग देना है, तब तक 2 से 1 कम ना हो जाए। तो मैं भाग देते देते यहाँ 1 आ गया, 2 से कम हो गया। अब यही जो आया है ये, इन्हीं को जोड़ दीजिए, इतने 2 उसमें आएंगे। तो जोड़िए, 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1 कितना हो गया? जोड़ दीजिए, 50 + 25, 50 20 70 5 75, 75 10 85 2 87, 87 6 93, 93 3 96 1 97। 2 की संख्या 97 है, 5 की भी संख्या निकालनी पड़ेगी। तो 5 के निकालने के लिए 5 से भाग देंगे, इसमें चली दीजिए भाग, 100 में 5 से भाग दीजिए, कितना हो गया? 5 दूनी 10, 5 दूनी 16। फिर 20 आया, 20 में 5 से भाग दीजिए, 5 चौको 20, 4 आ गया है, कम हो गया, यानी 20 4 24, 5 होगा, और 97 2 होगा। तो हमको आंसर क्या है? 20 4 24 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ा खोजना है ना। तो 24 जीरो आएगा। 1 से लेके 100 तक को जब गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में कुल कितने जीरो आएंगे? 24 जीरो आएंगे। बोर्ड पे मैं लिखता 24 जीरो तो लिखने में समस्या होती। दूसरा उदाहरण देखते हैं, एक दूसरा उदाहरण से समझते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है? जैसे अगर 1 × 2 × 3 × डॉट 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 × 22, अब इसमें लास्ट में कितने जीरो आएंगे यही पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जो अंतिम है उसको क्या करेंगे? 2 से 2 की संख्या निकालने के लिए 2 से भाग दे देंगे तो 11 आ जाएगा। फिर 11 में 2 से भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 5 में 2 से भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 में 2 से दे देंगे तो 1 आ जाएगा। छोटा हो गया अब, बस अब इसको जोड़ देंगे। 11 5 16 2 18 1 19, यानी 19 आ गया। लेकिन 5 कितनी बार आया ये भी देखेंगे, जो कम आएगा वही तो होगा। 5 चौको 20, फिर 4/5 नहीं हो गया, काम खत्म। तो 5 कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। तो जीरो कितने बार? 19 बार ये, 4 बार ये, तो 4 ही जोड़ा मिलेगा, तो 4 शून्य आएगा। यहाँ से यहाँ तक गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसके लास्ट में 4 शून्य आएगा 1 से 22 तक में। ठीक है, चलिए 1 से 260 ले लेते हैं, 122 हटा के 260 कर देते हैं यहाँ पे। अब बताइए, 1 से लेके 260 मैंने कर दिया। अब इसका बताइए तो कितने जीरो आएंगे? तो क्या करेंगे? 260 में 2 से पहले गुणा करेंगे, 2 एक करना भाग देंगे। 2 की संख्या निकालने के लिए कितनी संख्या है? तो 2 एक करना 2, 2 3 6 130। फिर 130/2 करेंगे, 2 6 12, 2 5 10। फिर 65/2 करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 32/2 करेंगे 16। फिर 16/2 करेंगे 8। फिर 8/2 करेंगे 4। फिर 4/2 करेंगे 2। फिर 2/2 करेंगे 1। अब यही सब जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए आपस में सब। कितना? जितना भी आएगा बहुत आएगा। 5 का निकाल लीजिए, 260/5, 5 5 25, 5 दूनी 10। फिर 52/5, 5 10 50। फिर 10/5 2, बस 52 10 62 2 64 जीरो आएगा। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसी को ले लेंगे, जो सबसे कम आएगा उसी को लेंगे। तो 52 10 62 2 64, तो 64 जीरो आएगा। इसको गुणा करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे? 64 जीरो आएंगे। तो ये हो गई शून्यों की संख्या निकालने की विधि। किस पे डिपेंड करेगा? 2 और 5 पे। 2 ही 5 को निकालना है। कैसे निकालेंगे? जो अंत में संख्या है उसमें 2 से भाग देंगे, लगातार भाग देते जाएंगे, तब तक भाग देंगे जब तक ये भाजक जो है, ये भागफल भाजक से कम ना हो जाए। इसी तरह 5 का भी देख लेंगे, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। कम कौन है? जो कम रहेगा वही उतनी संख्या में जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके शून्यों की संख्या। अब आइए शेषफल प्रमेय में थोड़ा बहुत कुछ बचे हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम।
जो मैंने बताया था ना कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यूक्लिड एक प्रमेय मैंने बताई थी ना, बेसिक यूक्लिड डिवीजन रूल मैंने बताया था ना, तो उसी आधार पे उसी का ये थोड़ा विस्तार है। ठीक है, तो अब तक जितना भी मैंने बताया शेषफल ज्ञात करने के लिए, जितने भी रूल्स बताए, सारे रूल्स को मैं एक कंपाइल कर दिया हूँ, एक साथ कर दिया हूँ। ठीक है, जैसे पहला था यूक्लिड प्रमेय के आधार पर यदि भाज्य में भाजक का गुणज मौजूद हो तो r बराबर 0। ये मैं आपको बताया था। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये है कि 28795 गुणे 33/11 ये है। तो जब 11 से इतने में भाग देंगे तो r बराबर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, शेष पर 0। क्योंकि ये जो भाजक है, इस भाजक का गुणज इस भाज्य में मौजूद है। 11 तियां 33 3, इस भाजक का गुणज इस भाज्य में मौजूद है। ठीक, 11 का गुणज 33 है ना, 11 दूनी 22, 11 तियां 33, इसलिए r बराबर 0। तो पहला रूल ये मैं सबसे पहले आपको बताया हूँ, उसको मैंने लिखा है। ठीक, दूसरा मैंने विभाज्यता का नियम बताया है। विभाज्यता के नियम से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? जैसे यदि इकाई के स्थान पर, इकाई अंक के आधार पे ही ठीक है, इकाई अंक के आधार पर कैसे कि जब इकाई स्थान पे 2, 5 या 10, मतलब संख्या में, जैसे संख्या है तो संख्या में यदि 2 से भाग देना हो, 5 से भाग देना हो या 10 से भाग देना, कोई भी संख्या हो, यदि उसमें 2 से 5 से या 10 से भाग देना हो तो केवल इकाई अंक ज्ञात करके हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब यही है कि इकाई अंक ज्ञात करके हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब संख्या को 2, 5 और 10 से, क्योंकि 2 भी डिपेंड करता है इकाई, 5 भी डिपेंड करता है इकाई, और 10 भी डिपेंड करता है इकाई। ठीक है, तो 2, 5, 10 से, तो ये भी मैं बता चुका हूँ। फिर अंतिम 2 अंक हम लोग कब देखते हैं? अंतिम 2 अंकों के आधार पर विभाज्यता का नियम कब देखते हैं? 4 के लिए अंतिम 2 अंक, 25 के लिए भी, क्योंकि 5 के लिए 1 तो 25 के लिए 2, 100 के लिए भी 2 अंक 0, 0 है। तो अंतिम 2 अंकों के आधार पर भी शेषफल हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि 4 25 से भाग देना हो तो संख्या में कोई भी संख्या है, यदि उसके भागे 4, 25 और 100 है, कोई भी संख्या है, उसके बटे यदि 4, 25 और 100 है, तो हम केवल उस संख्या का अंतिम 2 अंक में ही नीचे वाली संख्या से भाग देकर शेषफल निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे केवल संख्या में इकाई अंक निकाल के ही इस संख्या से भाग देकर निकाल सकते थे। लेकिन अगर आपको ये आ गया कि जैसे 17 से भाग देना हो, ये जैसे है 18,000, ये है, इसका भागे 23, 32 है। अब इसमें 17 से भाग देना हो, इसमें 17 से भाग देना हो, फिर 11 से भाग देना हो, तो 17, 11 का विभाज्यता का नियम तो हम लोग पढ़े हैं, लेकिन 17, 11 का विभाज्यता का नियम बड़ा क्लिष्ट है। वो इकाई अंक, दहाई अंक से नहीं मतलब होता है, उसमें मैंने बताया ना अभी, तो उसमें पूरी संख्या ही चाहिए आपको, लेकिन शेषफल नहीं ज्ञात हो पाता है। तो यहाँ पे जब ऐसा रहता तब ये थ्योरम लगती है, यूलर थ्योरम या फर्मेट लिटिल थ्योरम या यूलर टोसियन थ्योरम या यूलर फर्मेट थ्योरम। एक ही प्रमेय है, सबका अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। प्रमेय एक ही है, अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। तो प्रमेय क्या है थोड़ा देखिए। ये प्रमेय कब लागू होगी? जब ये सब चीज़ें फेल हो जाएंगी। शेषफल ज्ञात करने के लिए ये ऊपर के ये 3-4 नियम जो मैंने बताए, अगर इससे शेषफल नहीं निकल पा रहा है तब ये प्रमेय यूज करेंगे। इस प्रमेय के प्रयोग करने की कंडीशन है, शर्त है कि ये प्रमेय कब यूज होगी? जब ऐसी संख्या हो, ठीक, ऐसी संख्या हो जैसे आप 8 और
3 ले लीजिए और 8 की पावर 50 कर लीजिए। ठीक, ऐसी संख्या हो, ऐसी संख्या इस रूप में संख्या हो, लेकिन ए और पी को प्राइम नंबर हो। को प्राइम नंबर मैंने बताया ना कि जिस संख्याओं का HCF 1 होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता हो। तो पहली शर्त तो ये होनी कि दोनों ए और पी दोनों को प्राइम नंबर हो, सहभाज्य संख्या हो, यानी कि ए और पी का क्या हो, HCF 1 हो। पहला शर्त है। दूसरा है कि पी एक प्राइम नंबर हो, पी एक अभाज्य संख्या हो, दूसरी शर्त है। तब यूलर नंबर p-1 होता है, माने p में से 1 घट जाता है। तो क्या है, इसको कैसे हल करेंगे, देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे 8 और 3 है। अब देखिए ना, a और p, a की जगह पे 8 है, p की जगह पे 3 है, तो 8 और 3 क्या है, 8 और 3 क्या है, ये प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है कि नहीं, क्योंकि इनका HCF 1 होता है। अब निकाल लीजिएगा, हालांकि ऐसे मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन थोड़ा सा जिक्र कर दिया था मैं। तो 8 और 3 का, तो पहला वाला कंडीशन तो ये फॉलो करता है। दूसरा, पी एक अभाज्य संख्या है, 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक, यूलर नंबर तब क्या होगा, p-1 यानी 3-1 यानी कि 2। अब इस 2 से हम क्या करेंगे, इसके घात में 50 में भाग देंगे, 50 भागे 2, तो शेषफल 0। तो अब क्या लिखेंगे कि 8 की घात 0/3 यानी 1/3 यानी शेषफल 1 आएगा। तो इसका शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। ये 0 किसके घात, 0 कहाँ से, ये रिमाइंडर जो आया है इसी घात लिख देंगे, 1/3 यानी 1/3 भाग देंगे तो शेषफल 1 में 3 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। तो इस प्रकार की संख्या, लेकिन यदि यही 8 की घात 50 था और यहाँ पे 2 हो जाता तो मामला गड़बड़ जाता, क्योंकि 2 और 8 जो है को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनका 2 और 8 का HCF 1 नहीं है। निकालेंगे तो कुछ और आएगा। ठीक है, तो ये फिर उस पर लागू नहीं होगा। ठीक, तो ये शेषफल प्रमेय के आधार पे हम लोग शेषफल जो ज्ञात करते हैं, इस सारों का मैंने एक साथ जिक्र कर दिया है। ये कब लागू होगा, जब ये कंडीशन फॉलो करेगी संख्या, तब ये लग जाएगा सीधे सीधे p-1 करके भाग दे देंगे, जो शेषफल आएगा उसको पावर में लिख देंगे, फिर बटे करके अपना शेषफल निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये शेषफल प्रमेय है। ठीक, तो आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया, और जब लंबा हो गया तो मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस अगले क्लास में किया जाए। तो डे 3 को आज समाप्त करते हैं। डे 4 में इनसे संबंधित मैं कम्युनिटी पे कुछ प्रश्न डाल देता हूँ, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। बाकी जब डे 4 मैं स्टार्ट करूँगा तो उसमें जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको मैं हल करवाऊँगा, फिर हम लोग डे 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कम्युनिटी पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं हल करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू।